इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके लॉगिन करके कि हम लोग ITR 1 कैसे फाइल कर सकते हैं खुद से। उसमें कुछ कंफ्यूजन है जो मैं अभी आपको क्लियर करूँगा। कंफ्यूजन ये है सबसे पहला कि ITR 1 जो फॉर्म था 2017-18 असेसमेंट ईयर के लिए और असेसमेंट ईयर 2018 और 19 के लिए जो ITR 1 फॉर्म है इसमें कुछ बदलाव कर दिए गए हैं। कुछ प्रोमिनेंट बदलाव हैं जो हम लोगों ने देखा था। एक है कि अगर हम लोग 31 जुलाई 2018 जो कि असेसमेंट ईयर 2018-19 के ITR 1 फॉर्म भरने का डेडलाइन है, इसके बाद अगर हम लोग ITR फाइल करते हैं तो 5,000 रुपया का फाइन ऑफ ₹5,000 ये जो है पक्का हम लोगों को देना पड़ेगा। इसके अलावा जो चेंज हुआ है वो ITR 1 फॉर्म जो हम लोगों से इंफॉर्मेशन सीख किए जाते थे उसके पैटर्न में कुछ बदलाव हुए हैं। पहले क्या होता था कि हम लोगों से जो इंफॉर्मेशन मांगा जाता था सैलरी का वो होता था टोटल सैलरी मतलब सेक्शन 17(1) के 17(2) के 17(3) के टोटल या यू के नेट सैलरी 17(1) के 2 के 3 के सैलरी को ऐड करके इसमें से अलाउंसेस जो अलाउड थे उन्हें डिडक्ट कर लिया जाता था, ठीक है। और डिडक्शन जो अंडर 16 था इसे भी यहां से डिडक्ट कर लिया जाता था। मतलब जो सैलरी 17(1), 2 और 3 में बनती थी उसमें से अलाउंसेस निकाल लिए जाते थे अलाउड, और डिडक्शन अंडर 16 16 जो कि इंटरटेनमेंट और एम्प्लॉयमेंट डिडक्शन होता है, एम्प्लॉयमेंट टैक्स डिडक्शन, उसे हटाकर जो नेट फिगर आता था पॉइंट नंबर 6 में जो देखा था हमने अभी, उस फिगर को हम लोग इनकम टैक्स ITR के फॉर्म 1 में ITR 1 में हम लोग देखते हैं। अब बात ये भी है कि हम लोगों से ये सारे फिगर अलग अलग मांगे जा रहे हैं। सेक्शन 17(1) का फिगर अलग मांगा जा रहा है, 17(2) का फिगर डालना हो रहा है अलग, 17(3) का अलग डालना हो रहा है, डिडक्शन का अलग से हम लोग डालते हैं। और यहाँ पे जो अलाउंसेस में बदलाव हुआ है, पहले हम लोग अलाउड अलाउंसेस को माइनस करते थे, अब हम लोग ऐसे अलाउंसेस जो कि अलाउड नहीं है उसे ऐड करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2018 और 19 से। बस यही बदलाव किया गया है, बहुत कंफ्यूजन इसमें नहीं है। पहले यही था कि नेट सैलरी डाला जाता था कैलकुलेशन के बाद नेट तौर पर, अब डिटेल्ड में मांगा जा रहा है। अब हम लोग देखेंगे कुछ डिडक्शन के बारे में और उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब कि आप उसे यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सबसे पहले 80C सबसे फेमस डिडक्शन आपके फॉर्म नंबर 16 में, फॉर्म नंबर 16 जो एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करेंगे वहां पर 80C के अगेंस्ट में अमाउंट मेंशन होगा। ये वही अमाउंट है जो आपको अलाउड किया जाएगा डिडक्शन के तौर पर जब आप फॉर्म नंबर ITR 1 भरेंगे। मतलब कि आपने एम्प्लॉयर को अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में इन्फॉर्म किया होगा, उसके अगेंस्ट उन्होंने ITR में फॉर्म 16 में मेंशन किया होगा और डिडक्शन करके अमाउंट उस पर आपका टैक्स कटा होगा। तो 80C में जो फिगर है आप ITR 1 फॉर्म डालते समय फिल करते समय वो डाल देंगे। अगर आपने ऐसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है जो 80C के अंतर्गत आता है और आपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म नहीं किया, आप अब भी उस अमाउंट को व्हाइल फाइलिंग ITR 1 आप डाल सकते हैं, बशर्ते कि डॉक्यूमेंट प्रूफ आपके पास हो। ऐसा हो सकता है कि फॉर्म 16 में चूंकि वो मेंशन नहीं है, आपको 143(1)(a) में नोटिस भेजा जाए और आपसे डॉक्यूमेंट मांग ली जाए बाद में। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है अब भी आप 80C के अंतर्गत आने वाले इन्वेस्टमेंट को मेंशन कर सकते हैं। इसका जो अपर लिमिट होता है
वो है 1,50,000। आपका जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हो सकता है अंडर सेक्शन 80C हो सकता है 1,50,000। इसके बाद है सेक्शन 80D। 80D है कि अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम भरा हुआ है या आप मेडिकल ट्रीटमेंट पे खर्च करते हैं तो आपको उसके खर्चे का लाभ मिलता है डिडक्शन के तौर पर अंडर सेक्शन 80D। अगर आपने अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म किया होगा इसकी जानकारी पक्के तौर पर आपके फॉर्म 16 में दिख रही होगी। वो फिगर आप ITR 1 फाइल करते समय फॉर्म 16 में जो मेंशन किया हुआ है वो आप वहां पर डाल दें। इसका मैक्सिमम लिमिट होता है 30,000 सीनियर सिटीजन का अगर ट्रीटमेंट इसमें इन्वॉल्व हो, अदरवाइज 25,000। आप इसमें खर्चा कहाँ कर सकते हैं? सेल्फ एंड रिलेटिव के ऊपर। रिलेटिव में कौन कौन आएगा? आपके स्पाउस, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ब्रदर्स, सिस्टर। इसका शर्त यही है कि ये 30,000 और 25,000 जो आपने खर्चे किए ये नॉन कैश पेमेंट होना चाहिए, नॉन कैश। अगर आप कैश में पेमेंट कर रहे हो तो मैक्सिमम 5,000 रुपए का आपको यहाँ पर डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 80D के अंदर। अगर आपने अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म नहीं किया हुआ है इसमें से किसी भी खर्चे के और अगर आपको ये अमाउंट आपके फॉर्म नंबर 16 में नहीं दिख रहा है तो अभी भी आप ITR 1 फॉर्म फाइल करते समय उसे डाल सकते हैं, बशर्ते प्रूफ आपके पास हो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बाद में आपसे प्रूफ सीक कर सकती है। इसके बाद है सेक्शन 80D। मैं बस ऐसे ही सेक्शन डिस्कस कर रहा हूँ जो कि कॉमन है। कुछ अनकॉमन डिडक्शन के सेक्शन भी हैं जैसे 80CCB, CCD, उसे मैं यहाँ पर जिक्र नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको उस सेक्शन को लेकर किसी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसे डिटेल में बता दूँगा। 80DD में है कि अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट in case of disability, अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट डिसेबल पर्सन के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट में अगर आप खर्चा कर रहे हैं तो आपको 80DD में डिडक्शन मिलेगा। मतलब जिसके लिए ये खर्चा हो रहा है उस पर्सन को डिसेबल होना चाहिए। डिसेबल का डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट में दिया हुआ है, किस तरह की डिसेबिलिटी को ये अलाउ करते हैं। इसमें मैक्सिमम राशि जो होती है वो 40,000 होती है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 60,000, अगर वेरी सीनियर सिटीजन है 80,000 मैक्सिमम ये अमाउंट यहाँ पर अलाउ होता है सेक्शन 80DD के अंदर। मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट, इसमें मेंटेनेंस भी आती है। अगर कहीं पे आपके किसी डिसेबल रिलेटिव को मेंटेन करने के लिए अगर आपसे पैसे लिए जा रहे हैं, अगर वहाँ पर आप खर्च कर रहे हैं तो वहाँ पे भी इन दैट केस ऑल्सो ये डिडक्शन आपको अवेलेबल है। इसके बाद है सेक्शन 80DD। सीवियर डिसेबिलिटी के केस में अगर आप खुद सीवियर डिसेबल हो या आपके कोई डिपेंडेंट सीवियर डिसेबल हो और अगर आपने उनके इलाज के लिए कुछ पैसे खर्च किए, आपने इन्वेस्ट किया है तो 80DD सेक्शन के अंदर में आपको डिडक्शन मिलेगा। सीवियर डिसेबिलिटी को इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन किया गया है। आपको इस केस में और एक डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है,
वो है प्रॉपर मेडिकल ऑफिसर से आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। जीडीपी के अंदर में आपको मैक्सिमम 75,000 डिडक्शन अमाउंट अवेलेबल है आपके पास। इसके बाद 80E, अगर आपने लोन लिया हुआ है, लोन फॉर हायर एजुकेशन, अगर आपने हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया हुआ है तो इस लोन अमाउंट, ये लोन अमाउंट आपका सेक्शन 80A में डिडक्ट हो जाएगा। ये डिडक्शन आपको कब मिलेगा? जब से आपने लोन पेमेंट करना शुरू किया। मान लीजिए कि आप 2018-19 असेसमेंट ईयर से आपने लोन पेमेंट करना शुरू किया, तो अगले नेक्स्ट 7 इयर्स तक आपको इसका लाभ मिलेगा। नेक्स्ट 7 इयर्स तक, या आपकी लोन अमाउंट जो है वो समाप्त हो जाए। तो लोन अगर आप हायर एजुकेशन के लिए लोन पे अगर आपने इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन, ये जो इंटरेस्ट की राशि है ये आप डिडक्ट हो जाता है आपके सैलरी, आपके इनकम से अंडर सेक्शन 80E। इसके कुछ शर्त हैं कि ये आपने जब से लोन पेमेंट मींस इंटरेस्ट पेमेंट करना शुरू किया होगा, वहां से अगले 7 वर्षों तक आप इसका लाभ ले सकते हैं, या अगर आपकी लोन राशि बीच में समाप्त हो जाती है तो वहां तक आप इसका लाभ ले सकते हैं। इसमें मैक्सिमम लिमिट नहीं है, इसलिए आपने जितना भी इंटरेस्ट दे रखा हो सारी की सारी राशि आपको 80E के अंदर में डिडक्ट हो जाएगी। इसके बाद है सेक्शन 80EE। सेक्शन 80E, अगर आप पहली बार हाउस परचेज कर रहे हैं, पहली बार अगर आपके होम का जो आप हाउस परचेज उसकी वैल्यू 50 लाख से कम है, अगर आपने जो लोन लिया हुआ है लोन अमाउंट 35 लाख से कम है, अगर ये घर आपका पहला हो, इस घर के अगेंस्ट में आपने लोन लिया हो जो कि 35 लाख से कम हो, और जो आपने होम परचेज किया हुआ है उसकी वैल्यू 50 लाख से कम हो, तो अधिकतम 50,000 रुपए तक जो आप इस लोन राशि पे इंटरेस्ट पे करते हैं, मैक्सिमम 50,000 आपका डिडक्ट हो जाता है सेक्शन 80EE के अंदर। इसमें एक शर्त और है कि आपने लोन 1/4/2016 से लेकर 31/3/2017 को लिया हो। मतलब 80E में डिडक्शन लेने के शर्त है कि सबसे पहले आपने लोन 1 अप्रैल 2016 से 31/3/2017 के बीच में लिया हुआ हो। दूसरी कंडीशन, आपने जो घर खरीदा है उसकी वैल्यू 50 लाख से कम हो। आपने जो लोन लिया हुआ है उसकी वैल्यू 35 लाख से कम हो। तो मैक्सिमम 50,000 तक जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं आपको डिडक्शन मिल जाता है सेक्शन 80EE के अंतर्गत। इस तरह के डिडक्शन से आप परिचित होंगे। जो हाउस प्रॉपर्टी में आप लोन लेते हैं उसमें जो हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं वो हमें सेक्शन 24 होता है। सेक्शन 24 जो पहले जब देखें लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ITR 1 के अंदर में ये कॉलम होता था लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम लोग जो भी इंटरेस्ट पे करते थे लोन पे वो हम लोग डालते थे। इसकी अधिकतम राशि 2 लाख होती थी मैक्सिमम अमाउंट, अगर आप सेल्फ ऑक्युपाइड कर रहे हैं। सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में आपको वहां पर 2 लाख रुपए तक
अगर आप दो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं लोन पे तो 2 लाख रुपए तक आप लॉस दिखा सकते थे लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। अभी ITR 1 जो नया फॉर्म आया है उसमें इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल करके कॉलम है, रो है, वहां पे आप 2 लाख तक डाल सकते हैं। 80E का डिडक्शन आपको एबव ऑफ दिस मिलेगा, मगर यहाँ यानी कि आप यहाँ तक 2 लाख ले सकते हैं। अगर इससे ज्यादा इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं तो आप 80E के अंदर 50,000 तक डिडक्शन ले सकते हैं। मतलब ये डिडक्शन इससे एबव में मिलेगा, इसके अलावा मिलेगा। अगर आपकी ये प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड नहीं थी, आपने लेट आउट करा हुआ है, तो आप जितना भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं लोन पे सारी की सारी राशि आपकी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के अंदर में आप डाल सकते हैं। क्लियर? 80EE के बाद जो इम्पोर्टेंट डिडक्शन का सेक्शन है वो है 80G। अगर आपने किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन दिया हुआ है, अगर आपने किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन दिया हुआ है तो डोनेशन की अधिकतम राशि आपकी बेसिक सैलरी की 10% हो सकती है और वो आपको डिडक्शन मिल जाएगा सेक्शन 80G के अंदर में। जब आप ITR 1 फॉर्म भरेंगे तो एक टैब होगा 80G, वहाँ पर आप डिटेल दीजिए, सिस्टम ऑटोमेटेड होकर आपका जो 80G है इनकम डिटेल्स के अंदर में वहाँ पर वो अमाउंट आ जाएगा, वो डिडक्शन आपको मिल जाएगा। एक और डिडक्शन है जो कॉमन है, दैट इज 80TTA। अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक की तरफ से, 80TTA में आप 10,000 तक मैक्सिमम डिडक्शन ले सकते हैं। मैक्सिमम डिडक्शन अप टू 10,000 आप 80TTA के अंदर में ले सकते हैं। ये राशि वो होगी जो आपको एक्चुअल में मिला है या 80TT या 10,000 व्हिचएवर इज मिनिमम, जो कम है उन दोनों में से वो आप 80TTA के अंतर्गत ले लें। तो ये कुछ डिफरेंट डिडक्शंस हैं जो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बेशक पूछ सकते हैं।